के जीके किड्स। मधुमक्खी और कबूतर। एक मधुमक्खी थी। एक बार वह उड़ती हुई तालाब के ऊपर से जा रही थी। अचानक वह तालाब के पानी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए। अब वह उड़ नहीं सकती थी। उसकी मृत्यु निश्चित थी। तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे अपनी चोंच में उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और वह उड़कर दूर चली गई। कुछ दिन बाद कबूतर पर एक संकट आया। वह पेड़ की डाली पर आंख मूंदकर सो रहा था। तभी एक लड़के ने गुलेल से उस पर निशाना साधा। कबूतर इस खतरे से अनजान था, मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाना साधते हुए देख लिया था। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची। उसने लड़के के हाथ में डस लिया। लड़के के हाथ से गुलेल गिर पड़ी। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग उठा। उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और मजे से उड़ गया। शिक्षा: अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। संगठन की शक्ति। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वो क्रोधित होकर फुफकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रोकर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करे, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है, अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बांबी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारी जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो वो छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बांबी के पास एक संक्रीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम वहीं किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते से आने पर मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने को मजबूर करता।
इसी तरह नेवला ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छीलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल गया था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सीख, संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। डरपोक खरगोश। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह डरकर भागने लगता। डर के मारे वह हर वक्त अपने कान खड़े रखता, इसलिए वह कभी सुख से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक आम उसके पास आकर गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरन मिला। हिरन ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? खरगोश ने कहा, अरे भाग भाग, जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उनकी देखा देखी डर के मारे जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस समय शेर अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ा कर जाग उठा। गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक स्वर में कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सुनकर शेर को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए किसने देखा है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। तभी उसके मुंह से निकला, आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा, चलो हम वहां चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ जानवरों की पूरी पलटन आम के पेड़ के पास पहुंची। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक आम जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। शिक्षा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 4 मोमबत्तियां। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूटमार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ
और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रुआंसा होते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक चलना है। तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि यह खोई हुई चीज आपको वापस दिला सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंड शंड कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर से आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा।
मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।